ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ तरह सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत कर लेने हैं सतीश जी। राम राम। राम राम नीलकमल जी। और सुनाइए कैसे? बस नीलकमल जी, आज हाल जो है सच्ची बताऊं तो ठीक नहीं है। मन बड़ा दुखी है क्योंकि जब तड़के उठ कर मैंने अखबार उठाया, मैं पढ़ने लगा भी अपना पंजाब हरियाणा गेल गेल शो करेंगे, उसकी पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो एक बड़ी दुख भरी खबर मेरे सामने आई और वह खबर देखकर मेरा मन बड़ा विचलित होया। आपका भी मन विचलित हो सकता है क्योंकि खबर ऐसी है। परमात्मा ने जन्म दिया इस धरती पे हम सबको और परमात्मा ही हमारा मालिक है। लेकिन कई बार संसार में रहते हुए ऐसी बात हो जाए कि हम परमात्मा के दिए हुए इस तोहफे ने ख़त्म कर दें, नष्ट कर दें। और ये क्या करा भाई, जन्म के बाद जो है मृत्यु परम सत्य है, मरना सब ने है, लेकिन इस तरीके से मरना वो जो है विचलित कर देता है। और जो मैं आज आपके बाद सामने खबर बताने जा रहा हूँ, यह खबर पंचकुला की है। और पंचकुला में एक परिवार के 7 लोगों ने एकदम एक साथ आत्महत्या कर ली। मन बड़ा दुखी होया। ये लोग उससे पहले जो है बागेश्वर धाम की कथा चल रही पंचकुला में, पता लगा अब इसको सुनने के लिए आए थे। कथा इन्होंने सुनी ना सुनी, लेकिन कथा खत्म होने के बाद इन्होंने एक गाड़ी में ही कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। नीलकमल जी, परिवार पर कर्जे का बोझ है। बताया जाओ, उन्होंने सुसाइड नोट लिखा और उस सुसाइड नोट में इस तरह की बात सामने आई कि कर्जा था परिवार पर। थोड़े दिन पहले उन्होंने टूर एंड ट्रैवलर का काम शुरू करा था। उत्तराखंड के रहने वाले थे और काम में पड़ गया घाटा। पहले भी घाटा पड़े होगा भाई, काम है, टोटे नफे तो जिंदे जी चलिया करा। लेकिन इन्होंने तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। 7 परिवार के लोग थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद इन्होंने कोई होटल देखा और होटल इनको कोई जब खाली नहीं मिला, क्योंकि पंचकुला में कथा चल रही है तो बहुत सारे लोग कथा सुनने के लिए आए हुए थे। जब होटल नहीं मिला तो सड़क किनारे ही कार लगाकर 7 के 7 लोगों ने कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। किसी ने, कोई प्रत्यक्षदर्शी था वहां, उसने देखा इनको भी, काफी देर से गाड़ी खड़ी, तब तक एक आदमी जिंदा था। उसको बाहर निकाला, पानी पिलाया और उससे पूछा भाई क्यों ऐसा कर लिया, तो उसमें कर्जे की बात सामने आई। पुलिस ने इसमें जो है आगे की कार्रवाई तो शुरू कर दी, लेकिन एक जीने की आस भी थी, ऐसा लगा। क्योंकि ये अपने घर से जब यहाँ आए होंगे, इनके पास सामान था, बैग था, घर की चाबियां थी, बहुत सारे कपड़े थे और जो बच्चे थे उनकी पेंसिल और किताबें भी थी। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि सुसाइड कर लिया? तो समाज में ये खबर जो है नीलकमल जी बिल्कुल विचलित करने वाली है। क्योंकि अक्सर जो है हम अपने काम धंधे करते हैं और काम धंधे में नफा नुकसान हो जाता है, और यहाँ जो है ये नुकसान नहीं झेल पाए, या फिर किसी की कोई धमकी थी या क्या बात थी, तो ये जो है खबर समाज के लिए सोचने पर मजबूर करा कि हमारा जो लेना देना है आपस में, क्या वो इस नौबत तक पहुंच गया कि आदमी जो है मरने पर मजबूर होने लग गया। बिल्कुल। बैंक का इसने डिफॉल्टर बताया जाओ, अभी बैंक से बैंक करप्ट हो गया था ये आदमी। और इसने जो है सुसाइड नोट में ये लिखा भी दूसरे का, अपने ससुर वालों का, मेरे ससुर का, किसी का कोई दोष नहीं है, उनको कुछ मत कहना। आगे की बात भी लिख दी भी हमारा जो रस्म क्रियाएं हैं मरने के बाद वो भांजा करेगा। तो ये सब चीजें देख कर खबर पढ़ते पढ़ते मन बड़ा दुखी हुआ नीलकमल जी। तो किस मुहाने पे खड़े हैं हम आज। बिल्कुल। एक टाइम वो था जब एक दूसरे की मदद करे करा थे। भाई तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे गेल खड़ा, मैं तेरे दुख, मैं तेरे सुख में साथ हूँ। और अड़ोसी पड़ोसी जो है सहारा दिए करा थे। और एक आज का टाइम आ रहा जब जो है साइंस तरक्की करगी, सहारा ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो रही।
ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ परिस्थिति ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੌਰੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ये ਨੇ भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, उत्तराखंड के ही थे। ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਜ਼ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ समाज ਨੂੰ सोसाइटी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝਕਝੋਰ ਕੇ नीलकमल जी, इसमें सोचने की बात जो मैं समझ पा रहा वो यह है कि वो 42 साल का परवीर मित्तल था, उसका परिवार था, और मरने वालों में इसके पिता थे देशराज मित्तल, माता थी, इसकी पत्नी थी, और 3 बच्चे भी थे। उन बच्चों का कसूर क्या था? वो बच्चे क्या अपनी खुशी से गए, या उनको जो है जहर दिया गया? ये भी सोचने की बात है। 15 साल के बच्चे थे, जीवन सबना प्यारा लगा, कोई नहीं मरना चाहता इस दुनिया में, मजबूरियां इसकी कैसी बनी। तो पिता ने कर्ज लिया अपना घर बार चलाने वास्ते, काम धंधे करने वास्ते, बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो भी परिस्थितियां रही हो, पता नहीं क्या परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन इन बच्चों का कसूर क्या था? इनकी भी जान यहाँ पे चली गई। बताया जावा कि चंडीगढ़ के किसी स्कूल में ये पढ़े करा थे बच्चे। तो मन बड़ा दुखी होया। परमात्मा ना करे कि ऐसी खबरें समाज में आए और हम ना जो आइए पढ़नी पड़े। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੌਰੇ ਕਿਸ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝਕਝੋਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ, ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਏ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਜਯੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤਿਰੰਗਾ ਪਿਆਰਾ, ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ सतीश जी झुका हुआ नहीं देखना चाहते, झुकिया हुआ आधा हो तब भी नहीं हम देखना चाहते। कुछ परिस्थितियां हो हैं, राजकीय शौक जब हो जाए या राष्ट्रीय शौक हो जाए तब परिस्थितियां अलग हो जाती हैं, वो भी बड़ी दुखदाई होती हैं। बिल्कुल दुखदाई होंगे ना। पर ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਟਿਆ ਫਟਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉਹ ਚੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? नीलकमल जी, देखो ये फर्क है सोच का और मानसिकता का। देश
से प्रेम करने वाले जो हमारे वीर सैनिक हैं, इस तिरंगे झंडे की शान के वास्ते अपनी जान तक दे दें। कई बार आपने देखा होगा स्कूलों में नाटक करके दिखावे कि एक सैनिक जो है झंडे को नीचे नहीं गिरने देता और मरते मरते उसने जो है अपने पेट पे छाती में बाल लेना गाड़ ला, ताकि झंडा जो है वो खड़ा रहे, तिरंगा हमारा सम्मान से रहे। लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे नागरिक, इनकी सोच कड़ा गई। क्या फिर हम ये कह सका कि जब चीज आसानी से मिल जाती है उसका सम्मान घटता है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, सम्मान तो बढ़ना चाहिए। बात आपने करी थी, ये बात है बड़ी पुरानी बात होगी नीलकमल जी, और कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने एक केस लड़ा था कोर्ट में, लंबी लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद जनता को अधिकार मिला था कि वो झंडे ने, तिरंगे ने अपने घरों पर लहरा सका, लेकिन उसके लहराने के नियम थे कि सूर्य अस्त होने से पहले हमने झंडे को सह सम्मान उतारना होगा, उसको संभालना होगा, उसको तय करके रखना होगा उस पे। भाई उसके बाद जो है नियम बदल गए। लोग उस टाइम भी लोग ऐसा नहीं करा थे, सबको इस बात का नहीं पता था। वो एक बार झंडा लगा दिया, वो अपना लहरांदा रहा, ऐसी बात थी। लेकिन जब बातें बदल दी गई, समाज में प्रचलन आ गया, झंडा लोग लहराने लगे, फिर थोड़ा नियम बदले गए। नियम बदलो का मैं आगे भी रात को झंडा लहरांदा रहा है, क्योंकि आम लोगों ने इस बात की जानकारी नहीं होती, काम काज में लगे रहे होते। लेकिन उसमें यह भी नीचे से उस पे लाइट हो, अंधेरे में झंडा वो जो है ना लहराए, इस तरह के रूल थे। अब इसका भी कहीं ना कहीं जो है खंडन हुआ है रूल का, इसने भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज भी जो है छतों पे झंडे लहराए जावा और उन पे लाइट की व्यवस्था नहीं होती, अंधेरे में लहरा जावा। बहुत बार हम ऐसे देखा कि सड़क किनारे झंडे पड़े मिला। कहीं एक बार नालियों में झंडे पड़े मिल जाए, स्कूलों के प्रोग्राम हुए या फिर दूसरे प्रोग्राम हुए, कागजों पर झंडे प्रिंट हुए, वो भी पड़े मिला। तो सरकारों ने इसके लिए टाइम टाइम पर नियम बदले हैं भी, ताकि झंडे को आसानी से लोगों की पहुंच में पहुंचाया जाए। लेकिन मना ऐसा लगा कि वो जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं जो है डगमगा गया, कम हो गया। वो पहले जो सम्मान था, क्या वो डर था भी धारा लागू हो जाएगी? इसका मतलब तो वो डर था। अरे आज जब थारे को अधिकार दे दिया झंडा फहराने का, तो इसको ज्यादा सम्मान के साथ रखो, बेडर रखो, निडरों का झंडा का करो, लेकिन उसकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हमारे झंडे के नियम है, उसका पालन जरूर करो। बात जो आपने करी है यह है चंडीगढ़ की, और चंडीगढ़ का 47-48 सेक्टर का जो टी पॉइंट है, उसके पास सर्विस लाइन पे हम निकलने लग रहे थे। मैं किसी कारण से वहाँ रुक गया, और जब मैंने देखा कि कुछ एक पार्टी के झंडे पड़े हुए हैं वहाँ पे, और उन झंडों में तिरंगा झंडा भी पड़ा था जी। और मेरा नज़र जब उस पर गई तो मैं वहाँ नीचे गया, मैंने उस झंडे को उठाया, साथ में एक वीडियो भी बनाई भी, जागरूकता भी रहे भी ऐसा ना करो। तो जब वहां जाके देखा तो झंडा एक की बजाय दूसरा भी मिला। झंडा मैंने उठाया, सम्मान सहित मैंने उसको अपने पास अपनी गाड़ी में रख लिया, और उसके बाद किसी एक प्रोग्राम करने के लिए मैं चल पड़ा। मन में दुविधा थी, मन में शंका थी कि इतने सारे वहां झंडे पड़े हैं तो शायद और भी हों, क्योंकि बहुत सारे झंडे वहां किसी पार्टी के पड़े हुए थे। तो जब बाद में जाके देखा तो फिर वहां झंडे और भी पड़े थे। पीसीआर को बुलाया, पीसीआर ने जो है सम्मान सहित उन 3 झंडे हमें वहां से मिले, उन झंडे को वो लेके गए सम्मान। चंडीगढ़ पुलिस को हम सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं कि उन्होंने झंडे को सल्यूट किया, उसकी कदर की और उसको जो है अपने साथ लेके गए। लेकिन बात अब ये है कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हमने करा भारत ने, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सफलता के बाद जो है हर घर अब यात्राएं निकालने लग रहे। कुछ पार्टी वाले और देश के दूसरे लोग भी खुशी में भी हम विजय कहते हैं ना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और वो झंडा लहराने लग रहे हम आजकल। लेकिन अब ये चूक कहां से हुई? ये जो है इसका अपमान की जो बात है वो कैसे हुई, ये भी सोचने का विषय है। भी झंडे की उपलब्धता तो आसानी से है,
लेकिन अगर वो फट जाता है उसका निपटान कैसे होगा, आम लोग इस चीज से जागरूक है को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके मन में नीलकमल जी डर है। हालांकि जब पुलिस वाले से बात हुई थी उन्होंने ये बात जरूर कही थी भी अपने झंडे से ही हम डरेंगे, तो फिर बात का कहना क्या। लेकिन लोगों के मन में डर है भी झंडा फट गया, किसी ने देख लिया, ये क्या हो गया, तो वो अंधेरे में या कैसे कहीं ना कहीं इस तरह की बात कर देते हैं, या फिर जो है जाने अनजाने में आ गया। अब वहां झंडे तो पड़े थे, बात चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन एट लास्ट हम पहुंचे तो कहीं ना कहीं अपमान तो हुआ है झंडे का। बात हम हर घर तिरंगे की करते हैं, बात हम झंडा लहराने की करते हैं, बात हम अधिकारों की करते हैं कि हमारे को अधिकार मिल रहा है छत पे झंडा लहराने का, लेकिन हमें उसके नियम भी पता होने चाहिए और यह नियम लोगों तक आसानी से जाएं। इसके लिए प्रशासन को आगे आना चाहिए। प्रशासन को ऐसी जो है कार्यशाला लगानी चाहिए, आम लोगों को बताओ भी झंडा आप लगाओ, और उसके बाद अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसका निपटान कैसे हो, उस बात का, उस स्थिति से कैसे निपटा जाए। मान लो ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਰੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਝੰਡਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਜ਼रूर पता। नीलकमल जी मैं तो ये कहूँ, ये जो नियम है ना झंडा लहराने के, जैसे हमारे ट्रैफिक के रूल है ना भाई, ये नियम है, ऐसा करेगा तो ये उल्लंघन है, लोगों को बताया जावा, कार्यशाला लगाई जावा, उनको जब लाइसेंस दिया तब उसका टेस्ट लिया जावा। लेकिन यहाँ मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा इस तरह के जो रूल हैं वो आसानी से बोर्डों के माध्यम से स्कूलों में, कॉलेजों में, ग्राम पंचायतों में अधिकारियों ना जाएगा, लोगों को बताने जरूर चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਡ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਧਾਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ तक। वही तो मैं बात कर रहा, आम लोगों ने पता नहीं किस तरीके की छूट है और कहाँ तक हमने जो है झंडे को, अब झंडे को तो नीलकमल जी उसको पकड़ने का भी तरीका होता है वो हमारे शरीर पे कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए, हमने छाती से नीचे लेके जाना या सिर से ऊपर लेके रहना। झंडा जब लहराते हैं तो बराबर में लगे है दूसरा झंडा, उससे ऊंचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का झंडा सरोपरि है, उसी के नीचे हम रहने लग रहे हैं, वही वो हमारी एकता का प्रतीक है, वो सबसे ऊंचा हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल इस नियमां दे बारे लोगों को भी जागरूक होना चाहिए ते लोगों को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि बेशक चाहे जो मर्जी गल होवे पर अपने राष्ट्रीय झंडे का सन्मान जिहड़ा है वो जरूर करना चाहिए ते उसनूं बरकरार रखण दे लई इस तरह दी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ठीक होवे, ओदे विचों कोई चीज जड़ी है। चंडीगढ़ पुलिस ने एक बात जरूर कही है भी अगर कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है फिर वो। बिल्कुल उन्होंने कहा कि जिहड़े हिंदुस्तानी है वो तो इस तरह दी जड़ी हैगी है हरकत नहीं कर सकता। तो सतीश जी एक गल झंडे दे सन्मान दी सी कि जे आपां अगली खबर वाल आईए तां कहिए कि बहुत सारे किस्से जिहड़े ने वो दिल हथों मजबूर होण दे नज़र आउंदे ने। ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਭਾਰਤ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ नीलकमल जी इनू कहा करा, प्यार की कोई सीमा नहीं होंदी और प्यार पे पैरा भी नहीं होंदा। बस जब आदमी की दोस्ती किसी के साथ बढ़ती है उसके दिमाग पे ऐसा फतूर बैठ जा कि उन्हें सामने वही चीज दिखा, अपने घर परिवार ने भूल जाए, है ना, समाज की मर्यादाओं ना भूल जाए, लोग तना के कहेंगे इस बात ना भूल जाए, है ना, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा, इस बात ना भूल जाए। लेकिन और टारगेट सीधा हुआ कि अपने उस दोस्त को
पाना है। ये जो बात हम कर रहे हैं ये बात है नागपुर की रहने वाली सुनीता नाम की औरत है, लगभग 45 साल उसकी उम्र है, और वो जो है एक पादरी से उसकी ऑनलाइन दोस्ती होगी। आजकल इस ऑनलाइन ने बड़ा सिस्टम खराब कर रखा है। दोस्ती होगी और वो उससे मिलने के लिए उसने जो है कम से कम 2-3 बार ट्राई करी कि मैं उससे मिल के आऊं, लेकिन मिलना होया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर सारा का सारा सील है, आप जा ही नहीं सकते, आप आ ही नहीं सकते। आपके पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, तब आप जा पाओगे। लेकिन इसने ट्राई करी, बागा बॉर्डर के माध्यम से करी, अंटारी बॉर्डर से करी, ये पहले असफल होगी। अब जब ये बात सामने आई जो आप बात कर रहे हो, और ये जो है अपने 15 साल के बेटे ने नागपुर से लेकर कारगिल आई और बहाना था भी घूम के आवेंगे, और वहां जो है ये हैदरमन गांव है, उस गांव के पास इन्हें अपने बेटे को छोड़ दिया और खुद जो है बॉर्डर पार करके LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके चलेगी पाकिस्तान में अपने उस दोस्त से मिलने। अब बात नीलकमल जी सोचने की यह भी है, जब मैं कह रहा था ना भाई उसमें एक जनून हो जा, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, इन्हें भी सारी की सारी सीमाएं लांग दी, अंतरराष्ट्रीय सीमा लांग दी। अब वो सीमा लंग कैसे गई? एक तरफ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में ताजा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर होया, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो चौकसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही, और उस चौकसी के दौरान भी यह महिला अब पता नहीं कैसे बॉर्डर पार कर गई। माफ करना जी, सोचने का विषय है कि वो बॉर्डर पार कर गई, क्योंकि चारों तरफ तो जो है पुलिस है, BSF है, चलो कोई बात नहीं, उन्हें कर लिया, कोई बहाना किस तरह से वो चली गई। तब जाके जो है पाकिस्तानी महिला ने, पाकिस्तानी पुलिस ने इसको देखा और पाकिस्तान वालों ने इसको पकड़ कर जब ये सामने आ गई तो उसको दे दिया BSF को। अब BSF वाले ने अमृतसर वाले की पुलिस को जो है इसकी सूचना दी, अमृतसर पुलिस ने इसकी सूचना दी नागपुर पुलिस को, और नागपुर पुलिस आज मंगलवार को इसको यहां से अमृतसर वाली पुलिस की कस्टडी से लेकर जाएगी। रही बात बेटे की, क्या करें ना भी घर परिवार सब कुछ भूल जाए। वो बेटा था जो कारगिल में उस गांव में जो छोड़ के आई थी, वो चाइल्ड वेलफेयर की कस्टडी में है। लोगों ने जब देखा भी ये कोई बच्चा है यहाँ पे 15 साल का, ये कैसे घूम रहा है, उन्होंने जो है चाइल्ड वेलफेयर वालों को वो सौंप दिया। तो इसलिए मैं कहूँ था कि आदमी जो है इतना फितूर हो जाए, उसका नशा इतना छा जाए, उसका इतना आप दोस्ती कह लो, इतना प्रेम कह लो, इतना आप मिलन कह लो, लगाव कह लो, जो मर्जी कह लो, आपकी सोच पर निर्भर है। लेकिन ये सारी की सारी सीमाएं लांग का जो है समाज की मर्यादाओं को तोड़कर जो है ये भी सुनीता पाकिस्तान पादरी से मिलने पहुंच गई थी। बिल्कुल, उस तो पहला पंजाब सरकार जिहड़ी है वो पेरेंट टीचर मीटिंग करन जा रही है, क्योंकि पंजाब सरकार ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਮਨ ਐਲੀਜੀबिलिटी टेस्ट ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਲਦ हो सकती हैं। आज कहिए तो नोटिफिकेशन आ गया। हाँ बिल्कुल, ये हरियाणा के जो है लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है, जो युवा टेस्ट देना चाहते हैं नौकरी पाने के वास्ते। अब हरियाणा सरकार ने एक रूल बना दिया, अभी एक ही टेस्ट दो बार बार की बजाय अलग अलग नौकरियों का टेस्ट देना पड़ा था, उसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और वो टेस्ट जो है पिछले 3 सालों से होया नहीं था। लोग बाट देख रहे थे, बच्चे बाट देख रहे थे, नौजवान नौकरी जिसने पानी है
तो अब जो है इस टेस्ट का नोटिफिकेशन हो गया नीलकमल जी, और ये 28 मई तक इसका जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन होएगा, एक ही बार अपना रजिस्ट्रेशन करना। लास्ट डेट इसकी जो है 14 जून रहेगी, और उसके बाद जो है 16 जून को जो स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट कह लो ना, जो नौकरी प्राप्त करने वाले, वो अपनी फीस जमा करा देंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने HSSC के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के वास्ते अब जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस तरह मैंने बताया अभी 28 मई तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होएगा इसमें, और अपना जो है अप्लाई कर सकेंगे। 16 जून को सांझ ना 6 बजे तक अपनी फीस जो है जमा करवानी होगी। एग्जाम की डेट ई बाल जो है नीलकमल जारी नहीं हुई, ये बाद में जारी होएगी। नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट है कि एग्जाम जो है 100 नंबर का होएगा, और 1 घंटा जो है 45 मिनट इसको सोल्व करने में मिलेंगे युवाओं ने। इस बात की जानकारी होती है, पहले भी हमारे पास जानकारी है, तो हम भी इस जानकारी आपके साथ साझा करने लग रहे। प्रदेश में C और D की भर्ती के लिए CTET के जरिए जो है आजकल नौकरियां दी जावा। पिछले करीब 3 साल तक CTET का एग्जाम होया नहीं था, और जिसकी वजह से सरकारी नौकरी पाने थे जो हमारे युवा हैं वह वंचित रह रहे थे। और फिलहाल जो है ये जो है नौकरियां पाने का एक मौका मिला, और अनुमान है 30 से 31 लाख, मैं तो लाखों कहूँ था ना, लाखों की बात आ गई, 30 से 31 लाख युवा जो है इस टेस्ट ने देंगे इस बार जी। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ टेस्ट देना वो वेबसाइट के उत्ते जाके जड़ा ਇਹਦੇ ਲਈ रजिस्ट्रेशन भी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसकी सूचना जो है अपने एक्स पर दी है, और युवाओं को कहा है कि मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि वो मौका अब आ गया जिसका अपना इंतजार था, और आप जो है इस कॉमन टेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस बात की खुशी जाहिर करते हुए लोगों के साथ इसे साझा किया, अपने एक्स के पर एक पोस्ट करी। बिल्कुल सोशल मीडिया अकाउंट ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ट्विटर ਸੀ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ एक्स है, एक्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ पोस्ट पा के उन्होंने ये जानकारी। क्योंकि मैं एक और बात कह दूं, हरियाणा सरकार जो है अब बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करे, और बिना खर्ची के जो यहाँ नौकरियां जो है दी जावे, पर शर्त एक है, आप मेरिट में होने चाहिए, बस मेरिट में आओ और नौकरी पाओ। बिल्कुल बिल्कुल शर्तां सरकारां ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਪਰਚੀ ਖਰਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਿਨਾ ਪਰਚੀ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।